रामगुप्त नाम का एक राजा था, अपने राज को कर रहा था। तभी उसे पता चलता है कि रुद्रसीमा नामक एक राजा ने उनके ऊपर हमला कर दिया। रामगुप्त के पास बहुत अच्छी फौज थी। उसने कहा कि हम कैसे हार सकते हैं। दोनों मैदान में गए, युद्ध होता है। इस युद्ध में रुद्रसिम्हा जीत जाता है, लेकिन हार के बाद एक शर्मनाक ट्रीटी को साइन किया जाता है। उसमें यह था कि इनकी एक महारानी होती है ध्रुव देवी। उनको रुद्रसिम्हा जो कि जीता हुआ राजा था उसे सौंप दिया जाता है। अब यहाँ पर रुद्रसिम्हा राजा बहुत खुश होते हैं। वो जाते हैं और महारानी ध्रुव देवी का घूंघट उठाते हैं, लेकिन सामने तो चंद्रगुप्त टू बैठा हुआ था। वो चाकू निकालता है और रुद्रसिम्हा के सीने में घोंप देता है। आखिर ये राजा कौन था और पूरी बात क्या है, जानेंगे गुप्ता साम्राज्य वाली इस वीडियो में। पहले तो आज के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात और कर्नाटका के कुछ हिस्सों में सातवाहन एम्पायर का राज था। उसके ऊपर नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्ट रीजन में कुषाण डायनेस्टी का राज था। इन लोगों को हराना असंभव था। इनकी सेना इतनी खतरनाक कि दुश्मन मैदान को छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन फिर इस समय का पहिया चलता है और उसके बाद एक नए राजवंश की शुरुआत होती है, जिसने इन दोनों की टेरिटरी पर राज किया। वो था गुप्ता एम्पायर। लेकिन गुप्ता डायनेस्टी के राज में ऐसा क्या हुआ कि उसे भारत का गोल्डन फेज कहा जाता है। गुप्ता एम्पायर की शुरुआत श्री गुप्त द्वारा 240 एडी में करी गई, यानी कि आज से करीब 1783 साल पहले। इस एम्पायर के पहले राजा का नाम गुप्ता था। इसके बाद चलकर इस एम्पायर पूरी डायनेस्टी का नाम ही गुप्ता रख दिया गया। वही माना जाता है कि गुप्ता पहले कुषाण राज्य के अधीन जागीरदार हुआ करते थे, लेकिन श्री गुप्त ने अपनी पावर के दम पर अपने राज को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और श्री गुप्त ने 40 साल तक राज किया। उसके बाद श्री गुप्त की मौत के बाद उनका बेटा घटोत्कच 280 एडी में गुप्ता साम्राज्य के तख्त पर बैठा। हालांकि दोस्तों, घटोत्कच के बारे में इतिहास में कोई जानकारी मिलती ही नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि इनके बेटे चंद्रगुप्त फर्स्ट ही गुप्ता एम्पायर की असली शुरुआत माने जाते हैं। घटोत्कच के समय यह राज्य बढ़ तो रहा था, लेकिन फिर समय आ जाता है 319 ईस्वी। बेटा चंद्रगुप्त बनता है राजा इस पूरे राज्य का। हालांकि चंद्रगुप्त फर्स्ट के राजा बनने तक गुप्ता एम्पायर मगध के एक छोटे से हिस्से तक सीमित था, लेकिन चंद्रगुप्त ने मगध के लच्छावी राजवंश की राजकुमारी कुमार देवी से शादी कर मगध को सबसे पहले गुप्ता राज्य में शामिल किया। अब क्योंकि मगध चंद्रगुप्त फर्स्ट का ससुराल था, इस वजह से उस तरफ से उन्हें किसी भी चीज का डर नहीं था, किसी हमले का डर नहीं था। अब मगध की पूरी सेना चंद्रगुप्त फर्स्ट के साथ थी, तो उन्होंने कई सारे युद्ध कर राज को बढ़ा दिया। 321 एडी आते आते इनकी टेरिटरी गंगा रिवर से लेकर प्रयाग तक फैल गई। इस बीच इन्होंने अपने अलग से कॉइन्स भी इशू कर दिए, जिनमें सामने की तरफ चंद्रगुप्त फर्स्ट और कुमार देवी की तस्वीर बनी होती थी। पीछे वाले हिस्से पर एक बैठी हुई देवी की तस्वीर दिखाई देती थी। लेकिन धीरे धीरे समय का पहिया चलता जाता है। अपने आखिरी दिनों में चंद्रगुप्त ने अपने बेटे समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन इतिहास इस चीज का गवाह है कि जो भी बच्चा छोटी उम्र में राजगद्दी पर बैठा, उसने अपना नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर रखा। ऐसे ही समुद्रगुप्त की उम्र 335 ईस्वी में जब वो राजगद्दी पर बैठा, सिर्फ 17 साल थी। लेकिन ये 17 साल के बच्चे को मिलिट्री, आर्मी, सेना की इतनी समझ कि बड़े बड़े राजा इसके सामने फेल हो जाते। धीरे धीरे कर इसने बहुत सारी टेरिटरी को गुप्ता एम्पायर में शामिल कर दिया, जिसके चलते गुप्ता एम्पायर ईस्ट में बंगाल से लेकर वेस्ट में मालवा तक, नॉर्थ में हिमालय से लेकर साउथ में विंध्या तक फैल गया। कहा जाता है समुद्रगुप्त को कभी कोई हरा नहीं पाया, कभी भी। समुद्रगुप्त के काल में आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, एजुकेशन और साइंस ने बहुत तरक्की की। इसी पीरियड में भारत ने अपने गोल्डन एज की शुरुआत की। द ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, द फादर ऑफ सर्जरी, सुश्रुत भी इसी समय में पैदा हुए। इसी के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया। दरअसल इसका मतलब ये होता है कि इस यज्ञ में एक घोड़े को किसी दूसरे राज में आजाद छोड़ दिया जाता है। उसके पीछे इस यज्ञ को करने वाले राजा की पूरी आर्मी होती है, और अगर फिर किसी राज का राजा यज्ञ करने वाले राजा के घोड़े को उनके राज में आने से रोक दे, तो फिर उन दोनों में होता है युद्ध। अगर राजा का घोड़ा और उसकी फौज किसी राज्य से गुजर गई,
तो वह पूरी की पूरी टेरिटरी यज्ञ करने वाले राजा के एम्पायर के अंदर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर रोचक बात ये होती है कि इस यज्ञ को कोई साधारण राजा नहीं कर सकता था, बल्कि वही कर सकता था जिसे अपनी आर्मी पर पूरा भरोसा हो। हम अपनी वीडियो की शुरुआत में कहते आ रहे हैं कि समय का पहिया चलता है चलता है चलता है। एक टाइम पर गुप्ता एम्पायर पीक पर पहुंच चुका था, लेकिन फिर बेटे का जन्म होता है राम गुप्ता का, जिसने आगे चलकर गद्दी संभाली गुप्ता एम्पायर की। लेकिन यह बहुत ही कमजोर राजा निकला। इस चीज का फायदा उठाकर मथुरा के राजा रुद्रसिम्हा ने कर दिया मगध पर हमला। इस युद्ध में राम गुप्ता को हार का सामना करना पड़ा। अब यहाँ पर उन्होंने एक शर्मनाक ट्रीटी को साइन किया, जिसमें शर्त यह थी कि महारानी ध्रुव देवी को राजा रुद्रसिम्हा को सौंप दिया जाएगा। लेकिन समुद्रगुप्त के छोटे बेटे चंद्रगुप्त II को इस बात में बहुत गुस्सा आया, जिसके बाद चंद्रगुप्त II ध्रुव देवी के भेष में राजा के महल में पहुंच गया। और जब राजा रुद्रसिम्हा आते हैं घूंघट उठाने के लिए, तो सामने बैठे होते हैं चंद्रगुप्त II। उन्होंने रुद्रसेना के सीने में चाकू घोंप दिया। अब इस काम की वजह से हर तरफ चंद्रगुप्त II का नाम हो गया। प्रजा में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, मंत्रियों का सपोर्ट मिलता गया। जिसके बाद चंद्रगुप्त II ने अपने भाई को उसके किए की सजा दी और बाद में ध्रुव देवी से शादी की। जिसके बाद चंद्रगुप्त II ने गुप्ता एम्पायर को उसकी असली ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जिसके बाद चंद्रगुप्त ने युद्ध किया शक राज्य से और शकों के छक्के छुड़ा दिए। उसके बाद उन्हें पश्चिमी भारत से उखाड़ फेंका। अब यहाँ पर आपने एक नाम जरूर सुना होगा, विक्रमादित्य। आप सोच रहे होंगे वो राजा कौन है, तो आपको बता दें कि चंद्रगुप्त II का ही बाद में नाम विक्रमादित्य पड़ा। हमने 9 रत्नों की बात तो सुनी है, मतलब राजाओं के दरबार में 9 आदमी ऐसे होते थे जो कि अपने अपने कामों में विद्वान होते थे। अब टाइम आगे बढ़ता है। चंद्रगुप्त एक समय में राजा हुआ करते थे। धीरे धीरे उम्र का पहिया उनका चलता जाता है, उनकी मौत हो जाती है। उनके बेटे कुमारगुप्त फर्स्ट राज्य को बखूबी संभालते हैं, वह राजा बनते हैं और उन्होंने ही नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। देखिए, कुमारगुप्त ने अपने साम्राज्य की सीमा को आगे नहीं बढ़ाया, मतलब वो फेल राजा हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो राजा अपने राज्य को छोटा होने से बचा ले वो कामयाब ही है। अब यहाँ पर कुमारगुप्त का भी समय आ जाता है, राज करने का नहीं मरने का। उनकी मौत के बाद उनका बेटा स्कंदगुप्त राजगद्दी पर बैठ जाता है। अब गुप्ता साम्राज्य का राजा पढ़ा लिखा बहुत वाइस रूलर था। इस समय का एम्पायर हुआ करता था शुंगा एम्पायर, उनका राजा था पुष्यमित्र। लेकिन यहाँ पर कुछ समय बाद हुन नाम की एक सेंट्रल एशियन ट्राइब आई। उन्होंने कहा कि इंडिया में बहुत पैसा है, इसलिए वो भारत सब कॉन्टिनेंट की तरफ अपना रुख करते हैं। इन दरिंदों की बात आपको बता दें, इन्होंने रोमन एम्पायर को उखाड़ कर फेंक दिया। इन्होंने पर्शियन एम्पायर को भी कमजोर कर दिया। इस बार उन्होंने कहा कि अब गुप्ता एम्पायर को पकड़ा जाए। हुन एम्पायर भारत में आ जाते हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी को जला देते हैं, बहुत खुश होते हैं। उन्हें लग रहा था कि हमारा यहाँ पर कोई क्या ही उखाड़ लेगा। लेकिन फिर स्कंदगुप्त अपनी सेना लेकर जाते हैं उनके सामने। ऐसा वार उन पर किया जाता है, इतना बुरी तरीके से हराया जाता है कि 50 साल तक वो भारत का नाम सुनते ही कांपने लग जाते थे। 50 साल तक भारत जीतना तो दूर, भारत में आने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। हालांकि इस युद्ध को गुप्ता ने जीत लिया था, लेकिन फिर भी पैसे की सेना की बहुत बर्बादी हुई। इस जीत के बावजूद भी गुप्ता एम्पायर के पतन का दौर शुरू हो गया। इसके पीछे की वजह एक पीढ़ी ऊपर थी। कुमारगुप्त के 2 बेटे थे, एक तो स्कंदगुप्त और एक उनका सौतेला भाई पुरुगुप्त। वो दोनों ही राजगद्दी के दावेदार थे। लेकिन अपने आखिरी समय में कुमारगुप्त ने अपने बेटे की काबिलियत को देखते हुए स्कंदगुप्त को ही राजा बनाया। लेकिन इस बात से पुरुगुप्त हो गया नाराज। इस वजह से आपसी दरार इनकी बढ़ती गई। इसलिए स्कंदगुप्त की मौत के बाद उनके बेटे और पुरुगुप्त के बेटे में साम्राज्य को पाने की लड़ाई होती गई और इन्हें 2 हिस्सों में अंत में राज्य को बांटना पड़ा, जिसकी वजह से ये गुप्ता वंश कमजोर हो गया। धीरे धीरे कर लोकल गवर्नर भी आजाद होते गए। धीरे धीरे करते करते 550 ईस्वी आते आते गुप्ता साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो गया। और इसी के साथ एक और अच्छी बात आपको बताते हैं, ये वीडियो भी यहीं पर खत्म हो जाती है।